स्टार्ट करते हैं अब स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम बात कर रहे हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से आपको बन के आते हैं एग्जाम्स में। वेरियस एग्जाम्स में आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे हम जेई लेवल की बात करें, चाहे एई लेवल की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही हैं, ठीक है। जनरली अगर सोम से क्वेश्चन आ रहा है और प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आपको, जो भी मैं आपसे यहाँ पर बातें कर रहा हूं वहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखी थी अभी तक 6 प्रॉपर्टी, जिसमें था डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी एंड हार्डनेस, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं रेजिलियंस की तरफ। रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, देन बात करेंगे हम स्ट्रेंथ की, देन बात करेंगे क्रीप एंड फटीग की, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम अब डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर स्ट्रेन एनर्जी को समझना। ये स्ट्रेन एनर्जी क्या है, क्योंकि सारी जितनी भी आप आगे की प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, लेफ्ट जो हमारी लास्ट की थर्ड है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग की जो 5 हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, उनमें स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट ही आपको लेके चलना होगा। अगर आपने स्ट्रेन एनर्जी नहीं समझा है तो आपको ये 5 प्रॉपर्टी समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी को समझिएगा। स्ट्रेन एनर्जी को मैं यहां पर समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक हुआ करता है। पूरी सोम में हम स्ट्रेन एनर्जी की कहीं ना कहीं बातें हम किसी ना किसी रूप में कर रहे होते हैं, चाहे टॉर्जनल की बात करें, चाहे बेंडिंग की बात करें, कहीं पर भी हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी के इक्वेशन की बात हम करेंगे वहां पर। तो पहले स्ट्रेन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम हम जरूर लेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि ये सोम में एक अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है और इससे क्वेश्चन हमारे निकल के आते हैं। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा स्ट्रेन एनर्जी का। तो यहां पर स्ट्रेन एनर्जी को समझाने के लिए मैं आपको बेसिक स्कूल लेवल थिंग से लेके चल रहा हूं, दैट इज द स्प्रिंग। मैं आपको एक स्प्रिंग लेके चल रहा हूं यहां पर। पहले स्ट्रेन एनर्जी को फीलिंग समझो उसको। मैंने हमेशा आपसे बोला है किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है तो फीलिंग के साथ पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर मैं फीलिंग की बात करता हूं स्ट्रेन एनर्जी की, तो यहां पर एक मैंने स्प्रिंग लिया। इस स्प्रिंग पर आप एक काम करो, एक फोर्स अप्लाई करो, एक फोर्स अप्लाई करो। अब देखिएगा सोम यहीं से काम करेगा कि अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो वो फोर्स कैसा है, वो फोर्स कैसा है, वो फोर्स है हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि सोम में जब तक ना दिया हो सडन का, जब तक ना दिया हो इंपैक्ट का इफेक्ट, जब तक ना दिया हो डायनामिक का इफेक्ट, तब तक आप हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लेके चलने वाले हो, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक स्टेज हो गई ये वाली, जब हमने इसको बिल्कुल फ्री मान लिया, ऐसे मान लीजिए बिल्कुल फ्री है अभी, ठीक है। एक स्टेज में अब फर्दर एक दूसरी स्टेज लेके चल लेता हूं यहां पर, ये ठीक है। सेम स्प्रिंग था, अब इस सेम स्प्रिंग पर आप क्या लगा देते हो, एक फोर्स। आपने क्या लगा दिया, एक फोर्स। कैसा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। कहां से शुरू हो रहा है, 0 से मैक्सिमम पी तक, ठीक है, मैक्सिमम पी तक बस, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिएगा इसका न्यू फिगर क्या हो जाएगा भाई, एक्सटेंशन होगा ना इसमें। अगर आप फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग तो एक्सटेंशन में जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन है वो मैंने मान लिया कि ये हमारा एक्सटेंशन हुआ है डेल्टा। इसे मैंने डेल्टा माना, मतलब एक फोर्स अगर 0 लग रहा होगा तो 0 लगेगा तो डिफॉर्मेशन कितना है स्प्रिंग में, 0, सिंपल सी बात है। बट अगर हम बात कर रहे होंगे यहां पर कि डिफॉर्मेशन इसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा लेके आना, तो ऑब्वियस है फोर्स की वैल्यू भी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी ना। तो फोर्स अगर आपको लेके चलना है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो यहां पर आपने फोर्स को कितना कर दिया, फोर्स को लगा दिया P के बराबर, फोर्स को लगा दिया P के बराबर। P की वैल्यू कुछ भी ले लो, 50 न्यूटन ले लो अपने माइंड में एग्जांपल के तौर पर, तो 50 न्यूटन तक आपने इस पे फोर्स लगा दी। तो 50 न्यूटन के बेसिस पर इस पर डेल्टा कुछ ना कुछ आ गया, मान लीजिए 5 mm आ गया, जो भी आपको एग्जांपल लेके चलना है। तो यहां अब समझिएगा, यहां एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। सबसे पहले ये इस स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग में अपनी इंटरनल एनर्जी होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। मान लीजिए इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी 10 जूल है। भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के अपने वाइब्रेशन, अपनी इंटरनल एनर्जी क्या स्प्रिंग के अंदर नहीं होगी। हर एक मेटल, हर एक मटेरियल इस यूनिवर्स में अगर साफ आपको दिख रहा है, समझ लीजिए वहां पर एनर्जी का एक युग्म है, एक एनर्जी का क्वांटा वहां पर आपको दिख रहा है। आप जब भी मेटल को देखते हैं ना कि हाँ मटेरियल यहां पर है, समझ लीजिए वहां पर एनर्जी है। हम सब एनर्जी हैं, सिंपल सी बात है, हम एनर्जी के पार्टिकल, एनर्जी हैं हम, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहां जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं, सबके मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पर एनर्जी है। तो ये हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो मैंने मान लिया कि हम 10 जूल की एनर्जी इसके अंदर है इनिशियल, ठीक है। अब ये 10 जूल की एनर्जी के साथ क्या है, स्टेबल है।
क्या इस पर कोई स्ट्रेस या कोई फोर्स लगी हुई है, अगर ग्रेविटी की बात ना करूं। और दूसरी बात, मैंने सेल्फ वेट क्या मानता हूं, हमेशा जीरो। सेल्फ वेट हमारा जीरो माना जाता है, तो सेल्फ वेट अगर जीरो है तो कोई और फोर्स वगैरह नहीं है, ये स्टेबल है। स्टेबल कंडीशन में ये स्प्रिंग था। आपने क्या किया, अब मैं आया या आप आए यहां पर, और आपने क्या किया, इसको पकड़ के और खींचा। ठीक है, इसको पकड़ के खींचा, तो क्या कर रहे हो आप फोर्स लगा रहे हो यहां पर जीरो से पी तक। तो जीरो से आपने 50 न्यूटन तक फोर्स लगाया। कैसे लगाया, ग्रेजुअली, धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हो। जैसे आप इस पर धीरे धीरे फोर्स लगाओगे तो आप अपनी एनर्जी का, अपनी जो आपके अंदर की एनर्जी है उसका एक पार्ट ही तो इसे दे रहे हो। मान लीजिए आप इसका अपना पार्ट 50 जूल की एनर्जी आप इसे दे रहे हो, 50 जूल की आप अपनी एनर्जी इस स्प्रिंग को दे रहे हो। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। आपने अपनी सेल्फ एनर्जी किसको दी, स्प्रिंग को। आपने अपनी सेल्फ एनर्जी स्प्रिंग को दी। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये हमेशा पूरी सॉम में आगे यूज होता रहेगा। अब इस स्प्रिंग में क्या हुआ, अब इस स्प्रिंग में भाई अपनी 10 जूल की एनर्जी थी जिस पर ये स्टेबल था। अब इस 10 जूल की एनर्जी में क्या जुड़ रहा है, 50 जूल। अब अगर ये 50 जूल जुड़ेगा तो यहां हो क्या रहा है, ये जो आपने 50 जूल की एनर्जी इसे दी थी वो एनर्जी की फॉर्म कौन सी है, यहां पर उस एनर्जी से आपने किया क्या इस पर। तो जरा इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो इस बी पॉइंट को आपने इस पोजीशन पर ही रखा जब एनर्जी दी। जब आपने एनर्जी दी तो ये बी पॉइंट कहां पर पहुंच चुका है, ये बी पॉइंट पहुंच चुका है यहां पर। इसका मतलब आपने बी को किया है डिस्प्लेस, आपने बी को किया है डिस्प्लेस। इसका मतलब जो 50 जूल आपने एनर्जी दी थी वो 50 जूल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इस स्प्रिंग के अंदर। इस स्प्रिंग के अंदर वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। वर्क डन क्यों, क्योंकि बी पार्ट को आप, बी पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो। और अगर बी पार्टिकल को आप नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, इसका मतलब जो 50 जूल आप एनर्जी दे रहे हो वो स्प्रिंग में किसमें जा रही है, सबसे पहले वर्क डन में। आप उस पर वर्क कर रहे हो। वर्क किस चीज का कर रहे हो, पार्टिकल को डिस्प्लेस करने का, पार्टिकल को डिस्प्लेस करने का। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेस सिर्फ बी पार्टिकल को कर रहे हो, बाकी सारे पार्टिकल्स को आप क्या कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि यहां से अटैच है, सारे पार्टिकल एक दूसरे से कंबाइंडली अटैच हैं, तो उनको आप क्या कर रहे हो, डिफॉर्म। उनको आप क्या कर रहे हो यहां पर, डिफॉर्म। तो यहां पर जो वर्क डन है वो वर्क डन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जरा आप सोचिएगा। जो स्प्रिंग पर आपने एनर्जी दी थी वही तो आपका वर्क डन है ना। तो यहां पर जो आपने एनर्जी दी, जो इस पर आपने एनर्जी दी वो कन्वर्ट हुई वर्क डन में। और वर्क डन मेरा कितना होगा, जो मैंने फोर्स लगाया इनटू में डिफॉर्मेशन, जो मैंने फोर्स लगाया इनटू में डिफॉर्मेशन, वही तो हमारा होता है वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स, ठीक है, इनटू में डिफॉर्मेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पर बेसिक डेफिनेशन की, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको लिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, बी का, कितना हुआ, डेल्टा। फोर्स की कहानी थोड़ा सा समझेंगे अभी हम। तो वर्क डन ये हुआ, अभी जरा थोड़ा सा और समझिएगा। मैंने इसमें वर्क डन किया कितने का, ये वर्क डन कितने का हुआ, 50 जूल का। ये 50 जूल का वर्क डन आपको इसमें दिख कैसे रहा है, आपको इसमें दिख कैसे रहा है, क्योंकि 10 जूल पर ये अपने आप को स्टेबल समझ रहा था। जब इसमें 50 जूल का वर्क डन आपने किया तो आपने क्या किया, स्प्रिंग को डिफॉर्म किया। तो जो आपके पास अब ये न्यू अवस्था है, कौन सी वाली न्यू पोजीशन, ये वाली न्यू पोजीशन, जो आपकी न्यू पोजीशन है उसमें एनर्जी क्या हो चुकी है, 10 प्लस 50, 10 प्लस 50 जूल। 10 इसकी इनिशियल थी, स्टेबल फॉर्म थी, जबकि 50 जूल का आपने वर्क डन किया। तो अब ये जो पूरी मेरी बॉडी है ये स्टेबल है या नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। बट स्टेबल किसके साथ, स्टेबल है ये इस फोर्स के साथ, विद दिस फोर्स, विद दिस फोर्स। अब ये स्टेबल है अगर इस पर ये फोर्स लगा हुआ है, विद दिस फोर्स, ये क्या है, मेरी स्टेबल है अगर इस पर फोर्स लगा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे फोर्स को हटा लो, तो फोर्स हटाने के बाद इसके अंदर एनर्जी कितनी है, अब देखो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, इसके अंदर एनर्जी कितनी है, इसके अंदर एनर्जी है 10 प्लस 50। आपने फोर्स हटाया, एनर्जी इसके पास कितनी है, 60 जूल। और इसे स्टेबल अवस्था क्या होती है इसकी, जब इस पर फोर्स नहीं होता है, जब इस पर फोर्स नहीं होता है तो स्टेबल अवस्था होती है इसकी ये वाली। इसका मतलब इसके पास जब एनर्जी एक्स्ट्रा है तो उस एनर्जी से ये अपने आप में वर्क करेगी और यहां पर ये अपने ही मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, ऊपर की ओर उठाएगी। ये अपने ही मॉलिक्यूल्स को यहां पर क्या करेगी, ऊपर की ओर उठाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास यहां पर दिख रहा है,
आपके पास यहां पर दिख रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है और उसी एनर्जी से इसने क्या किया, अपने आप को ऊपर की ओर उठाया। ठीक है, तभी तो ये अपनी पुरानी अवस्था में आ रही है, क्योंकि इसके पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको इसे क्या करना होगा, लिबरेट। और ये लिबरेट कैसे हुआ, इस पर वर्क डन करके, अपने आप पर ही वर्क डन करके यहां पर इसमें क्या हुआ, फाइनल एनर्जी 10 जूल रह गई, मतलब वो स्टेबल हो गया। तो जरा सोचिएगा, यहां पर वाइब्रेशन भी होते हैं, बट वाइब्रेशन की कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अगर आपको वाइब्रेशन की कहानी भी समझनी है तो आप ऐप पर जाकर क्वेश्चन बिल्कुल डाल सकते हैं, डेप्थ में आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर वही बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, वाइब्रेशंस भी होंगे, उसकी कहानी मैंने साइड कर दी अभी फिलहाल। तो यहां से जितनी आपके पास वर्क डन आपने किया है, वर्क डन किसने किया, आपने किया, वही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हुआ, डिफॉर्म्ड एनर्जी में। वही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हुआ, डिफॉर्म्ड एनर्जी में। वही वर्क डन हो रहा है कन्वर्ट हमारा डिफॉर्म्ड एनर्जी में, मतलब डिफॉर्म्ड शेप्ड एनर्जी में। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं हमारी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द मेंबर। तो इस मेंबर की जो स्ट्रेन एनर्जी आपको दिख रही है, इस मेंबर की जो आपको स्ट्रेन एनर्जी दिख रही है, वो किस फॉर्म में है, यहां हमने जो वर्क डन किया है उस फॉर्म में यहां पर है। तो स्ट्रेन एनर्जी इसके अंदर है इस टाइम पर जब ये डिफॉर्म्ड है। समझिएगा, यहां से एक वर्ड आया है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन से ही तो रिलेट करता है ना। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया था कि डिफॉर्मेशन अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेबल, जब वो मटेरियल हो चुका है, डिफॉर्म्ड हो चुका है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आपने एक्स्ट्रा डाल दी है वर्क करके, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द स्ट्रेन एनर्जी। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड। तो जब ये स्ट्रेन्ड है, और स्ट्रेंड सिर्फ तब रहेगी जब आप इस पर फोर्स लगाए रखे हुए हो, और जैसे ही फोर्स हटाते हो तो वही स्ट्रेन एनर्जी इसको क्या करती है, रिवाइव कराने की कोशिश करती है। ये रिवाइव ऊपर की तरफ ही क्यों हो रहा है, नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके मटेरियल के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी। आपने शुरू में ही आंसर दे दिया होगा, ये क्या है हमारे अंदर, इसके इलास्टिसिटी। अगर इसमें प्लास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी ना होती तो एनर्जी एक्स्ट्रा है, उससे ये कुछ भी कर सकती थी। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर इलास्टिसिटी की वजह से ये क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है। बट वो क्यों जा रही है, क्योंकि उसके पास 50 जूल की एनर्जी एक्स्ट्रा है अपनी इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद। ठीक है, तो 50 जूल से वो अपने आप को रिगेन करेगी, और यहां पर ये जो वर्क डन है ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो स्ट्रेन एनर्जी यहां पर फिर से यूज हो रही है वर्क में, और वर्क के बाद वो अपने आप को इसी पोजीशन में वापस लेके आ रही है। तो ये सेंस होता है हमारा स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक है, सीक्वेंस में समझो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, सीक्वेंस में समझिएगा। अगर आपको इस इमेजिनेशन में दिक्कत आई है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको थोड़ा वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट भी समझना है, तो आप बिल्कुल ऐप पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सेपरेटली वो चीज भी समझा दी जाएगी। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके इतने मीनिंग नहीं है। ठीक है, ना ही वो जनरली आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो हम वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूं तो जरा समझिएगा, यहां पर एक कंडीशन थी इस स्प्रिंग की ये, तो इस स्प्रिंग को अब मैं थोड़ा बार की शेप में ले सकता हूं। तो बार की शेप में ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा अब आगे की तरफ समझना। ये बार की शेप में मैंने एक कंडीशन ये ले ली, एक कंडीशन ये ले ली। अभी क्या है, यहां पर P0 है, और अभी आपने इस पर P लगा दिया, मान लीजिए 50 न्यूटन मैक्सिमम, P मैक्स लगा दिया मान लीजिए। तो आपने इस पर P मैक्स जब लगाया तो ये डिफॉर्म होगा या नहीं होगा भाई, ये डिफॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। आप मान लीजिए, चलो एरिया इसका ऐसे ही मान लेते हैं, डिफॉर्म में यहां पर ऐसे शेप लेके चल रहा हूं। ये मेरा डिफॉर्म हुआ, कितना डिफॉर्म हुआ, डेल्टा। ये यहां पर P लग रहा होगा कितना, 50 न्यूटन, यानी कि P मैक्स। ये क्या है मेरा, ग्रेजुअली मतलब 0, तो 0 डेल्टा यहां पर क्या होगा, अगर 0 फोर्स है तो 0 डेल्टा, यहां पर क्या होगा, अगर 50 न्यूटन है तो डेल्टा मैक्सिमम। तो मैं उसी कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर ये मटेरियल मेरा इलास्टिक लिमिट के अंदर है। सबसे पहली चीज क्या है, सोम में क्या चल रहा है, स्ट्रेन एनर्जी भी कहां तक की कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे हम। स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर सोम की बात करें तो सोम में अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो फोर्स हटाएंगे वापस चला जाएगा, फोर्स और लगाएंगे और नीचे आएगा, फिर हटाएंगे वापस चला जाएगा, मतलब हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात हो रही है। अगर यहीं से मैं अगर यहां वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, जरा इसको समझो। वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा यहां से, तो वर्क डन की बात अगर मैं करूं तो वर्क डन इज दी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर फोर्स कैसा है, यहां पर फोर्स है चेंजेबल, यहां पर फोर्स क्या है,
यहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से जरा समझिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या लेके चलना होगा, एवरेज फोर्स। इसके लिए क्या लेके चलना होगा, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर मैं एवरेज फोर्स ले लूं तो एवरेज फोर्स कितना होगा, या एवरेज वर्क डन, या फिर आप इसे सीधा क्या ले सकते हो, एवरेज वर्क डन। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पर दोनों सेंस ही आप ले सकते हो। एवरेज वर्क डन, तो एवरेज वर्क डन के क्या मतलब होगा, स्टार्टिंग वर्क डन कितना है, 0। स्टार्टिंग वर्क डन प्लस फाइनल वर्क डन डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द एवरेज वर्क डन। ठीक है, तो एवरेज वर्क डन क्या हो जाएगा, इनिशियल वर्क डन कितना है, 0 फोर्स है, 0 ही डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल वर्क डन कितना है, P हमारे पास फोर्स लग रहा है, P मैक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा। ठीक है, या डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हमारे पास क्या है वर्क डन का, 1/2 P इंटू डेल्टा। आंसर आ रहा है वर्क डन 1/2 P इंटू डेल्टा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड याद रखिएगा, दिस इज इन द केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और अब अगर मैं बात करूं यहां पर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, this work done is also equal to the strain energy absorbed in the material। ठीक है, यही तो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है ना, जो हमने वर्क डन निकाला है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, P इंटू डेल्टा मतलब न्यूटन इंटू mm या मीटर। तो न्यूटन mm क्या होता है, हमारी जूल का सिग्निफाई करता है, जूल को। तो वर्क डन हमारा एक तरह से क्या आ रहा है, एनर्जी। तो एनर्जी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन mm, जो कि जूल से रिलेट कर रहा है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस का मतलब होता है यहाँ पर 1 वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट, वॉल्यूम के हिसाब से चीजें। ठीक है, तो यहां पर हो रहा है 1/2 P इंटू डेल्टा। इसी को अगर मैं फिगर वाइज देख के चलता हूं, तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मटेरियल था हमारे पास, इस मटेरियल को हमने, ये मटेरियल था हमारे पास, इस मटेरियल को हमने P इक्वल टू 0 से लेके P इक्वल टू P मैक्स तक लेके गए। ठीक है, डिफॉर्म हुआ होगा, उस डिफॉर्मेशन को हमने क्या ले लिया, यहाँ पर उस डिफॉर्मेशन को हमने ले लिया डेल्टा मैक्स या डेल्टा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास P मैक्स लग रहा होगा या P लग रहा होगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ बन के आ रहा होगा, वो किस में ग्राफ होगा, वो ग्राफ होगा P एंड डेल्टा में। क्योंकि हमारे पास जो W है या वर्क डन है, वही हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, और वही हमारे पास क्या आया था अभी, 1/2 P इंटू डेल्टा। बट ये किसके अंदर था, ये था इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास एक ग्राफ बन के आता है, जो कि आपने पहले भी समझा हुआ है, तो ये जो ग्राफ हमारे पास बन के आता है, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है हमारे पास इलास्टिक लिमिट, इस इलास्टिक लिमिट से अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी, पहले तो स्ट्रेन एनर्जी को समझ लो सीधा, 1/2 P इंटू डेल्टा। आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट मैंने दिखाया हुआ है, ये कैसा होता है, ये होता है लीनियर होता है। और अगर ये लीनियर है और ये भी आपके पास एक लाइन लीनियर है, ये भी आपके पास एक लीनियर लाइन है, और ये भी आपके पास एक लीनियर लाइन है, तो ये क्या बन के आ रहा है, ये एक ट्राइंगल की शेप बना रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 तो साथ में आ गया, बेस क्या है हमारे पास, डेल्टा, हाइट क्या है हमारे पास, P। 1/2 बेस डेल्टा है, हाइट P है। इसका मतलब ये यहां से कुछ रिजेंबल कर रहा है, किसके साथ, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, यहां पर उससे रिजेंबल कर रहा है हमारा ये वाला फिगर। कौन सा वाला फिगर, गलती मत करना, P डेल्टा वाला। तो डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी से रिलेट करता है मेरा P डेल्टा का फिगर। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी हैं, जरा यहां पर देखिएगा। प्रॉपर्टीज है हमारी रेजिलियंस, सबसे पहली प्रॉपर्टी रेजिलियंस में देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल इन इलास्टिक रीजन। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ही तो है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मटेरियल की बस इलास्टिक रीजन के अंदर अगर मैं उसे डिफाइन करता हूं, तो मैं उसे स्ट्रेन एनर्जी ना बोल के मैं उसका एक पर्टिकुलर नाम लेके चलता हूं, और वो नाम है हमारा रेजिलियंस। तो रेजिलियंस अगर मुझे इस ग्राफ पर दिखाना है, तो मैं दिखा सकता हूं P डेल्टा ग्राफ पर, बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा क्या है, रेजिलियंस क्या है, सीधी रेजिलियंस है स्ट्रेन एनर्जी
रेजिलियंस क्या है? स्ट्रेन एनर्जी या एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इन ए मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यहां पर कोई खेल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/2 P × डेल्टा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं सिंपल, इस ग्राफ में मान लीजिए मैं एक फिगर लेके चला ये, तो यहां पर मैं एक पॉइंट लेके चला ऐसे, तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो कितनी स्ट्रेन एनर्जी, ये वाली, इस पॉइंट पर कितनी स्ट्रेन एनर्जी, ये, तो इसे मैं बोलूंगा रेजिलियंस। चाहे मैं इस पॉइंट के हिसाब से बोलूं, चाहे मैं इस पॉइंट के हिसाब से बोलूं, चाहे मैं इस पॉइंट के हिसाब से बोलूं, बस इंपॉर्टेंट क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर मैं विद इन इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा हूं इस फिगर में, किसमें? पी डेल्टा कर्व में। तो पी डेल्टा कर्व में अगर मैं विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करता हूं तो वही मेरी क्या होती है? रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या है? 1/2 P1 × डेल्टा 1, 1 के लिए। ऐसे ही क्या हो जाएगी रेजिलियंस? 1/2 P2 × डेल्टा 2। ऐसे ही क्या हो जाएगी? 1/2 P3 × डेल्टा 3। बस रेजिलियंस को आप ये नहीं लिखोगे कि जो मेरा इलास्टिक पॉइंट है उससे रिलेटेड, नहीं, इलास्टिक लिमिट से विद इन कोई सा भी पॉइंट ले लो, स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। फीलिंग समझो, फीलिंग समझो जरा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, फीलिंग समझिएगा जरा इसमें। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक फिगर मैं यही लेके चल रहा हूं, फिर से एक फिगर मैं यहीं पर लेके चल रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ये हमने एक फिगर लिया। इस फिगर में क्या कर रहा हूं मैं? P फोर्स लगाया P1 तक का, P फोर्स लगाया P1 तक का। डिफॉर्मेशन कितना होगा? डिफॉर्मेशन कितना होगा? डेल्टा 1। भाई यही तो फिगर दिखा रहा है ना इस मटेरियल का। डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा 1। इस डेल्टा 1 तक कितनी एनर्जी आ गई आपके द्वारा, जितना वर्क किया गया, वही वर्क यहां पर कैसा दिखाएगा? ट्राइंगल का एरिया। वही वर्क यहां पर ट्राइंगल का एरिया है। बात समझ में आ रही है कि जितना आपने डेल्टा 1 के लिए P1 लगाया था उतना इसमें एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी है? जो आपने वर्क दिया है, वही वर्क यहां पर स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में है, और वो 1 के हिसाब से जो ट्राइंगल का एरिया है उसे दिखा रही है। वही मेरी क्या कहलाती है? रेजिलियंस। उम्मीद है समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि नहीं भाई मैं P1 पर नहीं रुकता, मुझे तो P2 फोर्स लगाना है, तो P2 फोर्स पर क्या डेल्टा 1 ही रह जाएगा? नहीं, अब क्या हो चुका होगा? डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 के बेसिस पर, 2 एंड डेल्टा 2 के बेसिस पर वो चीज जो हमारी न्यू फिगर बन के आने वाला है, कौन सा न्यू फिगर? यहां से ये वाला। तो ये जो न्यू फिगर बन के आने वाला है ट्राइंगल का, उसकी जो वैल्यू है वो ये है। तो वही मेरी क्या है? रेजिलियंस। तो जो स्टोर्ड एनर्जी इस बॉडी के अंदर जा रही है मेरे द्वारा वर्क करने पर, वही वैल्यू यहां रेजिलियंस कहलाती है। विद इन इलास्टिक लिमिट, बस याद रखिए, पी डेल्टा कर्व के ऊपर, पी और डेल्टा की कैलकुलेशन के ऊपर सीधी स्ट्रेन एनर्जी, सीधे जूल, जूल पर मीटर क्यूब नहीं, सीधे जूल। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ गया है। चलते हैं फिर आगे। ये हो गया रेजिलियंस वाला पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या है? प्रूफ रेजिलियंस में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट यहां पर चेंज है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस एट द इलास्टिक लिमिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट द इलास्टिक लिमिट। देख लेते हैं इसे जल्दी से। देखिएगा यहां पर एट द इलास्टिक लिमिट की बात करूं तो इलास्टिक लिमिट हो गई ये वाली, इसे येलो कलर से ही देख लेते हैं। इलास्टिक लिमिट हो गई ये वाली, तो जो इस इलास्टिक लिमिट तक का एरिया होगा यहां के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एज द प्रूफ रेजिलियंस, दैट इज कॉल्ड एज द प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर मीनिंग है जिसमें आप उस मटेरियल को बिल्कुल इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा दोगे। पी इलास्टिक लगाया हुआ है, कितना स्ट्रेन आ जाएगा, कितना यहां से स्ट्रेन आ गया? डेल इलास्टिक। तो पी इलास्टिक और डेल इलास्टिक की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपके द्वारा लगाए गए वर्क से ही तो आई है ना। तो जो आपने वर्क लगाया वो इसमें स्टोर हो रहा है, किसकी फॉर्म में? स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में। और उसी स्ट्रेन एनर्जी को एट द इलास्टिक लिमिट हम क्या बोलते हैं? प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस हमारा पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? 1/2 पी इलास्टिक इंटू डेल्टा इलास्टिक, पी इलास्टिक इंटू डेल्टा इलास्टिक। उम्मीद है यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। अपने नोट्स में इस चीज को नोट डाउन कर लो, डेफिनेशन आपके पास है ही यहां पर। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो एक छोटा सा फिगर मैं यहां पर भी दे देता हूं इसका बना के। ठीक है, तो ये कोई भी अपनी इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, इस इलास्टिक लिमिट से पहले अगर एक पॉइंट हमने ले लिया तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रेजिलियंस।
ये मेरा कहलाएगा रेजिलियंस। तो कोई 1 पॉइंट ले लो इसे, तो यहां पर क्या हो गया, रेजिलियंस इक्वल टू 1/2 P1 इंटू डेल्टा 1। बट अगर मैं प्रूफ रेजिलियंस की बात करूं तो प्रूफ रेजिलियंस है हमारे पास ये, प्रूफ रेजिलियंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, ठीक है। इस ग्राफ में प्रूफ रेजिलियंस की बात करूं तो जो ई पॉइंट है उस ई पॉइंट तक का जो पूरा कर्व है, तो यहां पर क्या होगा मेरा पी इलास्टिक, यहां होगा ये डेल्टा इलास्टिक। तो 1/2 पी इलास्टिक इंटू डेल्टा इलास्टिक इज कॉल्ड एज दी प्रूफ रेजिलियंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सिंपल मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस में कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्वेश्चन जिस सेंस में आएगा वैसे हम लेके चल रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में इन चीजों को समझना है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं आपके ऐप के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा और डेप्थ में आपको समझा सकता हूं विद फीलिंग, ठीक है। तो बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में समझना जरूरी यहां पर नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस सीधा हमें याद रखना है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता है एट द इलास्टिक लिमिट। पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता है एट द इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर मटेरियल का मैं टोटल वॉल्यूम लेता हूं तब देता है वो रेजिलियंस, तब देता है प्रूफ रेजिलियंस। बट अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, जैसे डेंसिटी हुआ करती है, तो ऐसे ही अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मेरा यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, जिसे हम बोल देते हैं MOR। तो MOR क्या हो जाएगा, MOR हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस याद रखिएगा, ये एट द इलास्टिक लिमिट है तो प्रूफ रेजिलियंस ही तो लेना होगा। रेजिलियंस क्यों लेंगे भाई, एट द इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, तो PR ऐसे लिख देते हैं, PR अपॉन में वॉल्यूम। तो ये PR अपॉन में वॉल्यूम, PR क्या है मेरे पास 1/2 P इलास्टिक इंटू डेल्टा इलास्टिक। सो 1/2 P इलास्टिक इंटू डेल्टा इलास्टिक। वॉल्यूम क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या है मेरा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से हमारे पास क्या बन के आने वाला है, MOR इक्वल टू 1/2 P इलास्टिक इंटू डेल्टा इलास्टिक अपॉन A इंटू L। अब एक काम करो, 1/2 ऐसे लिखो, P इलास्टिक अपॉन में A लिख दो, डेल्टा इलास्टिक अपॉन में L लिख दो। अब आपको पता है, मैंने इतना तो आपको समझा दिया है कि ये है मेरी सिग्मा इलास्टिक और ये है मेरी डेल्टा यानी कि एप्सिलॉन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब इलास्टिक पॉइंट पर, ठीक है, इलास्टिक पॉइंट पर, एट इलास्टिक पॉइंट, क्योंकि प्रूफ रेजिलियंस लिया है ना भाई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा इलास्टिक एप्सिलॉन इलास्टिक। बस यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो MOR है वो किस पर रिप्रेजेंट होगा, वो होगा सिग्मा एंड एप्सिलॉन पर। क्योंकि आपको देखो हिंट तो पता लग गया ना, ये एरिया होता है ट्राइंगल का। ट्राइंगल के हमारे पास दो जो चीजें हैं वो ऐसी होनी चाहिए, सिग्मा और एप्सिलॉन वाली। तो आपको पता है ग्राफ तो ऐसे जाने वाला है इसका। तो इलास्टिक पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इलास्टिक पॉइंट के हिसाब से ये जो आपके पास एरिया है सिग्मा एप्सिलॉन कर्व पे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सिग्मा एप्सिलॉन कर्व पर हमारे पास क्या चीज पूछी जा रही है, MOR। तो MOR होता है हमेशा सिग्मा एप्सिलॉन कर्व पर। यहां से जरा ध्यान देने वाली बात है, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल तो ये था, यूनिट क्या हो जाएगी, जूल तो ये था, यानी कि न्यूटन मीटर या न्यूटन mm, और यहां पर ये नीचे है मीटर क्यूब। तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है जूल पर मीटर क्यूब या न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, MOR की, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे, मैं आपको हमेशा बोल दूं, गलती मत करना, आपसे जनरली वर्ड लिया जाएगा रेजिलियंस का या प्रूफ रेजिलियंस का, बट यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब की, यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब की। जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, गलती मत करना। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें एकदम रियल पर्सपेक्टिव में बताई हैं, सही बताई हैं। आपको क्वेश्चन जो मिलता है जनरली वो मिलता है ऐसे, प्रूफ रेजिलियंस और यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, जो कि वहां पर छोटा सा वो ब्लेंडर करते हैं, छोटा सा गलत वो वर्डिंग यूज करते हैं एग्जाम में। बट आपको पता होना चाहिए, इंजीनियर वही है जिसे ये पता हो कि वो गलत कहां पर है, उसे सुधारना, ठीक है। वो चीजें हम यहां पर नहीं कर रहे, ठीक है। आपके क्वेश्चन में अगर रेजिलियंस भी लिखा हुआ है, प्रूफ रेजिलियंस भी लिखा हुआ है, तो बट यूनिट के हिसाब से आपको एग्जाम्पल लेके चलना है, यूनिट के हिसाब से आपको आंसर निकालना है, आपको वर्डिंग पर वहां पर नहीं जाना। और आपका जो बेस है वो मैंने यहां पर क्लियर अच्छे से कर दिया है कि रेजिलियंस क्या, प्रूफ रेजिलियंस क्या और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा MOR इज द एरिया
एरिया अंडर सिग्मा एंड एप्सिलॉन कर्व। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, सिग्मा एंड एप्सिलॉन कर्व। क्यों? क्योंकि ये हो गया सिग्मा इलास्टिक एंड एप्सिलॉन इलास्टिक, तो यही क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा इलास्टिक इंटू एप्सिलॉन इलास्टिक, क्योंकि हमने यहां पर तक क्या माना है इसे लीनियर, हमने यहां तक क्या माना है इसे लीनियर। अब आप में से अगर कोई यहां पर खुरापाते दिमाग का स्टूडेंट है तो वो ये सोच रहा होगा कि सर यहां पर इसे इलास्टिक लिमिट बोल रहे हो जबकि हम तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक रखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं या जब हम जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा वो इलास्टिक लिमिट के सेंस में ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो हमारा यहां पर पॉइंट होते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट में ज्यादा अंतर नहीं होता, बट मुझे आपको बेसिक समझाना था इसलिए मैंने उसकी डेफिनेशन भी आपको बताई है, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो कभी अगर उस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम में तो। ठीक है, तो यहां से आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट विद रेजिलियंस, विद प्रूफ रेजिलियंस, विद मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे हमारा टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस। देखिए टफनेस कुछ नहीं है, जैसे हमने बात की थी यहां पर इलास्टिक लिमिट के अंदर या फिर इलास्टिक लिमिट पर स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बारे में, ऐसे ही मटेरियल जब फेलियर की कंडीशन में होता है, ऐसे ही मटेरियल जब फेलियर की कंडीशन में होता है, फेलियर इन द सेंस हम जनरली यूज करते हैं टफनेस के बेसिस पर, हम जनरली यूज करते हैं फेलियर जब बात होती है डक्टाइल मटेरियल की। अगर मैं बात करूं ब्रिटल मटेरियल की, आइडियल ब्रिटल मटेरियल की, तो आइडियल ब्रिटल मटेरियल में टफनेस हमारी जो प्रूफ रेजिलियंस है उसके बराबर हो जाती है, टफनेस हमारी प्रूफ रेजिलियंस के बराबर हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं माइल्ड स्टील यानी कि डक्टाइल मटेरियल के हिसाब से, तो डक्टाइल मटेरियल में माइल्ड स्टील में अगर मैं ये ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आपके पास ऐसा होता ही है। उम्मीद है आपको ये ग्राफ अब रट चुका होगा, इतनी बार हमने बना दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो टफनेस है वो टफनेस क्या होगी, पी डेल्टा कर्व। मैंने आपसे बोला है हमेशा ये जो पी डेल्टा कर्व है या सिग्मा एप्सिलॉन कर्व है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपके यहां क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर पैटर्न सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा। मैग्नीट्यूड किसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, एरिया के हिसाब से एंड लेंथ के हिसाब से, क्योंकि एरिया एंड लेंथ का प्रोडक्ट होता है इन दोनों क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, पी वाई ए हो जाएगा सिग्मा के लिए, डेल्टा वाई एल हो जाएगा आपकी स्ट्रेन के लिए। ठीक है, तो यहां जो पी डेल्टा कर्व में हमारे पास कर्व बन रहा है उसमें जो ये टोटल एरिया होगा, ये टोटल एरिया होगा दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल टफनेस। ये जो एनर्जी यहां पर स्टोर हो रही है कहां तक, फेल होने तक, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द टफनेस। तो टफनेस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल एट द फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये जी, जिसे हमने समझा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर, यहां तक उम्मीद है समझ में आ चुका है। टफनेस ये थी सिंपल। ठीक है, इसमें क्या आप डायरेक्टली ऐसे बोल दो कि 1/2 पी फ्रैक्चर इंटू डेल्टा फ्रैक्चर, ऐसे नहीं बोलना है, ना ही ऐसे ये वाली चीज आपको दिख रही है। याद रखिएगा ये चीज आपको ना ही यहां पर दिख रही है क्योंकि ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, दैट इज द स्ट्रेंथ रिलेटेड पॉइंट। यहां पर अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। टफनेस एक्चुअली ये है पी डेल्टा कर्व पर, मतलब ये क्या हुआ टफनेस की, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो टफनेस इज डिफाइंड एज द एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व टिल फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये हो गया सिंपल टफनेस की डेफिनेशन। बट अगर मैं मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करूं तो ये है मेरा पर यूनिट वॉल्यूम एट द फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम एट द फ्रैक्चर पॉइंट का क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ टफनेस, एमओटी बोल देते हैं इसे। तो एमओटी क्या हो जाएगा, एमओटी क्या हो जाएगा मेरा टफनेस, एमओटी क्या हो जाएगा, एमओटी हो जाएगा मेरा टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो टफनेस क्या है, टफनेस इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड डेल्टा। टफनेस इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड डेल्टा। क्लियर है, टफनेस मतलब एरिया ऑफ द पी एंड डेल्टा कर्व। तो टफनेस इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड डेल्टा डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। वॉल्यूम क्या है, ए इंटू एल। तो इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए कर लिया उस फंक्शन में एंड डेल्टा वाई एल कर लिया उस फंक्शन में। तो आपके पास यहां पर फंक्शन किसका बन के आ गया, पी अपॉन ए मतलब सिग्मा और डेल्टा वाई एल मतलब एप्सिलॉन। तो ये जो टफनेस है वो मॉडुलस ऑफ टफनेस वो किसका फंक्शन है, सिग्मा और एप्सिलॉन का। तो यहीं से जब हम बात करते हैं सिग्मा एंड एप्सिलॉन कर्व की तो जरा देखिएगा यहां जो मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है वो कहलाता है फिर ये सिग्मा एप्सिलॉन कर्व में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ध्यान देना है आपको थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपके पास पॉइंट मिल के आ रहे हैं, फ्रैक्चर पॉइंट ये हो गया, ये है मेरा सिग्मा, ये है मेरा एप्सिलॉन, तो ये जो है ये फ्रैक्चर है, तो इसे हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन फ्रैक्चर, ये हो सकता है एप्सिलॉन फ्रैक्चर। और यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की कहानी को समझिएगा, मैंने पहले भी समझा रखी है थोड़ा, कि ये मेरा होता है अल्टीमेट पॉइंट, तो इसके अल्टीमेट पॉइंट के हिसाब से ही मेरी जो सिग्मा होती है वो कहलाती है अल्टीमेट, वो कहलाती है अल्टीमेट स्ट्रेस। अभी मैं स्ट्रेस बोल रहा हूं, अभी प्रॉपर्टी में बाद में समझाऊंगा, ठीक है। स्ट्रेंथ एज ए प्रॉपर्टी में बाद में समझाऊंगा, तब उस चीज को यहां पर रिलेट करना जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं अल्टीमेट स्ट्रेस, और ये वाली कौन सी हो गई मेरी, लोअर यील्ड पॉइंट यानी कि यील्ड स्ट्रेस, इसे बोल दिया मैंने यील्ड स्ट्रेस। अब क्या है, इसे एक केक की तरह सोचो, इसे एक केक की तरह सोचो। अब क्या करो आप, सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, अभी फॉर्मूला निकल के आया था यहां पर MOT इक्वल टू एरिया अंडर वही फंक्शन किसका था, वो फंक्शन सिग्मा और एप्सिलॉन का था ना, तो एरिया अंडर सिग्मा एंड एप्सिलॉन कर्व, एरिया अंडर सिग्मा एंड एप्सिलॉन कर्व, तो यही तो एरिया होगा ना MOT मेरा क्या होगा, ये एरिया होगा, MOT मेरा ये एरिया होगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस मेरा ये एरिया होगा सिग्मा और एप्सिलॉन में। तो सिग्मा और एप्सिलॉन में जो हमारे पास ये एरिया निकल के आ रहा है, उसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी। अब डायरेक्टली तो आप कर नहीं सकते, क्वेश्चन में आपको क्या होंगे, क्वेश्चन में आपको शेप गिवन मिलेंगी इस तरह से, ये शेप गिवन मिलेंगी इस तरह से, यहां फ्रैक्चर कर दिया, तो ऑब्वियस है आप ऐसे करके इन गिवन फिगर्स को ऐसे बना सकते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आप बना सकते हैं। भाई ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, 2 वाला शेप, ये ट्राइंगल हो गया, ये हमारे पास फिर से ट्रेपेजियम, आपस में जोड़ दोगे एरिया को, आंसर आ जाएगा इसका, आपस में जोड़ दोगे एरिया को, आंसर आ जाएगा इसका, ये सिग्मा दिया होगा, ये एप्सिलॉन दिया होगा, आंसर किस में निकल के आएगा, न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब ऐसे ले लो, ठीक है, या फिर न्यूटन mm पर mm क्यूब, जो भी आपको लेना है, ठीक है, या फिर जूल पर मीटर क्यूब, या फिर जूल पर mm क्यूब, जैसी भी आपने इक्वेशंस यहाँ पर वैल्यूज रखी हुई हैं। तो ये चीज हमारी जूल पर mm क्यूब है, मतलब पर mm क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है MOT में, ठीक है। बट फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जो वो क्वेश्चंस में गलती करते हैं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो वो गलती करते हैं वो टफनेस वर्ड यूज करते हैं, जबकि यूनिट किसकी दे रखी होती है, मॉडुलस ऑफ टफनेस की। तो आपको आंसर निकालना होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस का, जबकि वो पूछते हैं टफनेस, तो टफनेस नहीं है, वो मॉडुलस ऑफ टफनेस है। आपको यूनिट के हिसाब से आंसर देना है, आपको यूनिट के हिसाब से आंसर देना है, गलती मत करना। मैं बता रहा हूं जो गलती हो सकती है वो गलती मत करना। जूल पर mm क्यूब अगर दिया हुआ है, इसमें आंसर देना है तो इसमें ही आंसर देना फिर, ठीक है। क्योंकि जनरली टफनेस को MOT बोल दिया जाता है, सॉरी MOT को टफनेस बोल दिया जाता है, मॉडुलस वगैरह नहीं लगा के, ठीक है। तो उम्मीद है यहां से क्लियर हो रहा होगा। आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सही, ठीक है। जो वो क्वेश्चन में गलती करते हैं वो चीजों पर आपको ध्यान देना है कि हाँ कौन सी वो गलती कर रहे हैं, हमें रियलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब आगे चलते हैं। यहां पर MOT की बात हो गई है, सिग्मा की बात हो गई, सिग्मा और एप्सिलॉन कर्व का जो हमारे पास ग्राफ होगा। यहां अगर आपको कोई कर्व ना दिया हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दे रखा हो सिग्मा अल्टीमेट एंड दे रखा हो सिग्मा यील्ड, अब क्या करोगे। अगर आपको ये कर्व ऐसा दे रखा है, आपको ये ट्रेपेजियम टाइप के नहीं बना के दे रखे, आपको ये पूरा कर्व दे रखा है और कर्व पर आपको सिग्मा अल्टीमेट दे रखा है और सिग्मा यील्ड दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, देखो MOT की जो वैल्यू होगी टफनेस की, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम की, वो वैल्यू होगी केक, सोचो इसे केक की तरह। अब क्या करो, यहां से ऊपर से ये चीज काट दो, ये काटोगे और यहां पर ये चीज इसके ऊपर फिल कर दो। इमेजिनरी सोचो जरा, इमेजिनरी आपको कुछ ऐसा फिगर मिलने वाला होगा, इमेजिनरी आपको कुछ ऐसा फिगर मिल रहा होगा, यहां से कुछ ये चीजें काटो, ठीक है, और ये काटने के बाद ये यहां पर फिल कर दो, ये जो ये वाला गैप है, तो आपको ये क्या मिल के आ गया, एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल मिल के आ गया। तो आपका एक अप्रोक्स आंसर आ जाता है, इसे हम बोल देते हैं सिग्मा एवरेज। ये हो गया हाइट सिग्मा एवरेज, और हमारे पास विड्थ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, एप्सिलॉन फ्रैक्चर। तो आपके पास सीधा आंसर हो जाता है MOT का सिग्मा एवरेज इंटू एप्सिलॉन फ्रैक्चर। और ये एवरेज क्या हो सकती है, एवरेज की वैल्यू आपको पता ही है, अगर ये सिग्मा यील्ड है और ये सिग्मा अल्टीमेट है तो उन दोनों के सम का हाफ होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्टीमेट प्लस सिग्मा यील्ड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन फ्रैक्चर। आपको अगर ये नहीं पता है तो मुझे मैसेज कर देना, मुझे बता देना ऐप में, क्योंकि आपको एवरेज की वैल्यू तो समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी चीज का हम एवरेज निकालें और दोनों एक ही लाइन में हो तो उनके सम का हाफ होता है, जो कि वहां पर एवरेज दिखाता है।
ठीक है। चलो तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीज आपको आता है, मैथ्स इतना समझ में आता है, ठीक है। चलो फिर यहां तक की बात हो गई, ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ टफनेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां तक हमने टफनेस की बातें कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है दैट इज द स्ट्रेंथ, फटीग, दैट इज द स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप, ठीक है, स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप। एंड साथ ही हम बात करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चंस रिलेटेड टू टफनेस, रिलेटेड टू दीज प्रॉपर्टी, जितनी भी मैंने आपको यहां पर बताई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात भी करेंगे, एक क्वेश्चन वहां से लेंगे हम, ठीक है। इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर, ये कंटेंट हमारा और है, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। ओके